माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक ऑब्स्टेटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम डील कर रहे हैं, मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि है तो ये प्रेगनेंसी, लेकिन प्रेगनेंसी में बच्चा की जगह, फीटस की जगह मोल ग्रोथ होने लगता है। मोल का मतलब क्या होता है? फ्लूइड कंटेनिंग मास। फ्लूइड कंटेनिंग मास, उसी को बोलते हैं मोल। तो यानी कि ये फीटस की जगह जो होता है ना, मोल ग्रोथ करने लगता है। कहाँ पे? जैसा आप देख रहे हैं फिगर में, यूट्रस में। उसी को बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। प्रेगनेंसी तो था, प्रेगनेंसी भी था, ऐसा नहीं कि फॉल्स प्रेगनेंसी है, लेकिन क्या है ना, प्रेगनेंसी होते हुए भी इसमें क्या हो रहा है? मोल डेवलप हो रही है, मास ग्रोथ हो रही है। चलिए, इसमें क्या होता है कि इस जो मोल बनता है, उस मोल में फ्लूइड रहता है, प्लाज्मा, ब्लड या वाटर। इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं? हाइड्रोटेटिव फॉर मोल भी कहते हैं, है ना। जो फ्लूइड, जो मोल बनता है, यहाँ पे जो मोल दिखाई दे रहा है आपको, ये जो मोल है ना, ये मोल क्या चीज का है? जैसे देखिए मोल में, देखिए ये है अबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्ट सेल। ये अबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या होती है? इस तरह से मोल बनाता है ना। ऐसा ऐसा क्या ढेरों सारा मोल बनता है। इसी को आप बोलते हैं हाइड्रोटेटिव फॉर मोल। चूंकि यह डिजीज ट्रोफोब्लास्ट का है, इसलिए इसको हम ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज भी कहते हैं, ट्रोफोब्लास्टोमा भी बोलते हैं। अब ट्रोफोब्लास्ट से बनता है कोरियन सेल्स, कोरियन टिश्यू, इसलिए इसको लोग कोरियोब्लास्टोमा भी बोलते हैं, यानी प्लासेंटल ट्यूमर भी बोलते हैं। यानी कई नाम से पुकारते हैं इसको हम, है ना। मोलर प्रेगनेंसी, हाइड्रोटेटिव फॉर मोल, ट्यूमर, प्रेगनेंसी ट्यूमर, कोरियोब्लास्टोमा, कोरियोकार्सिनोमा, ट्रोफोब्लास्टोमा, सो मेनी। जैसा जैसा इसका कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर के अनुसार से इसका नाम अलग अलग बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि यानी कि जो जाइगोट, जो एम्ब्रियो बनता है ना जब, तो उसमें ट्रोफोब्लास्ट जो होती है, वो ट्रोफोब्लास्ट क्या में कन्वर्ट होती है? वह ट्रोफोब्लास्ट जो होती है कोरियन से बनता है, प्लासेंटा बनता है, उसका कंसेप्शन प्रोडक्ट बनते हैं। तो उसकी जगह पे यहाँ पे मोल बनने लगता है, मास बनने लगता है, ट्यूमर बनने लगता है, उसी को बोलता है मोलर प्रेगनेंसी। ये दो तरह का होता है, एक कंप्लीट और एक पार्शियल। कंप्लीट का मतलब होता है जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है वो टोटल का टोटल वो मोल में कन्वर्ट कर रहा है, मोल डिवाइड होते जा रहे हैं। और पार्शियल का मतलब होता है कुछ फीटस का पार्ट रहेगा और कुछ जो होता है मोल होता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल। अब जो पूरे के पूरे मोल में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं कंप्लीट मोल बोलते हैं। चलिए, अब जो बात करते हैं हम लोग, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, यहाँ पर कंप्लीट मोल बना हुआ है, इसमें पार्शियल बना हुआ है। हम जो बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा कि आखिर बनता कैसे, उसको देख लेते हैं। देखिए, कॉज चाहे जो भी हो, जो भी कॉज हम देखने जा रहे हैं, कॉज चाहे जो भी हो, होता क्या है, कोई भी कॉज में जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर का नाम सुने होंगे आप, कि जैसे ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है, जब ब्लास्टुला स्टेज जब आता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बनता है ट्रोफोब्लास्ट, यहाँ बनता है एम्ब्रियोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, यही ट्रोफोब्लास्ट जो होता है कोरियन बनाता है या प्लासेंटा बनाता है। तो जब ये आता है इम्प्लांटेशन करने के लिए, किसी कारणवश कोई ना कोई इसमें डिजॉर्डर्स होता है, जिसके कारण ये ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होता है अबनॉर्मल प्रोलिफरेट होने लगता है। अब प्रोलिफरेट के साथ डिजनरेट भी होने लगता है। प्रोलिफरेट प्लस डिजनरेट, यानी डिवाइड एंड डिजनरेट, दो बात है ना, डिवीजन एंड डिजनरेट, डिवीजन एंड डिजनरेट। सेल डिवाइड करेगा, डिजनरेट होगी, डिवाइड करेगा, डिजनरेट होती है। इसका मतलब यह क्या बनते रहेगा? डिजनरेटेड सेल जब इकट्ठा होता है तो क्या बनता है? एक फ्लूइड कंटेनिंग एक मास बनता है, जिसको सिस्ट कहते हैं। ऐसा ऐसा खूब बनते रहेगा, डिजनरेट भी, डिवाइड करेगा, डिजनरेट करेगा, डिवाइड करेगा, डिजनरेट करेगा, ऐसे ऐसे कर करके यहाँ पर क्या बनता है? यह मोल बनता है यहाँ पे। अब ये क्यों बन जाता है ये? देखिए, एग्जैक्ट कॉज तो पता चलता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्रोमोजोम का अबनॉर्मलिटी हो जाना, जैसे एक ही ओवा है, 2 स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो 69 क्रोमोजोम हो जाएंगे। अब 69 क्रोमोजोम का जब सेल रहेगा तो उसमें क्या होगा? डिवीजन पावर तो फास्ट रहेगा ही ना। पहला तो हुआ ये चीज। नंबर 2, अगला, जैसे
फर्स्ट ट्राइमेस्टर के समय अगर बाजू रेडिएशन एक्सपोज किया, तो कोई भी रेडिएशन एक्सपोज करता है, रेड लाइट है, माइक्रोवेव है, अल्ट्रावायलेट है, या फिर एक्सरे है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वेव है, तो ये सब वेव अगर बाजू एक्सपोज करता है तो उस केस में क्या होता है, वहाँ भी प्रोलिफरेशन बढ़ सकता है। नंबर 3, माल न्यूट्रिशन, इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। अगला कॉजेज RH निगेटिव मदर। RH निगेटिव मदर में क्या होता है, RH एंटीबॉडी बन जाता है। वह एंटीबॉडी क्या होता है, जब फीटस जैसे वाले RH पॉजिटिव है, मदर जो होती है RH निगेटिव होती है, तो पहला प्रेगनेंसी में तो मालूम है कि आपको जो मदर में जाकर RBC चला इंटर कर जाता है पॉजिटिव वाला, और कुछ दिन के बाद एंटीबॉडी बन जाता है। अगले बच्चों में होता है दिक्कत, अगले बच्चों में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बन जाता है। और दिक्कत क्या होता है, यहाँ पर जो एंटीबॉडी है वह आगे ट्रांसफर होगा, ट्रोफोब्लास्ट से रिएक्शन करेगा, डिजनरेशन करेगा एंटीबॉडी, और वहाँ पर इसके कारण वहाँ भी सिस्ट जैसा कैविटी बनेगा। तो ये जो आप देखें ये सब कॉज जो होता है बड़ा मोस्ट कॉमन कॉज होती है। कुछ कॉज होता है जैसे स्मोकिंग हो रहा है, स्मोकिंग है, या फिर अल्कोहल है, ये सभी कुछ फैक्टर में आता है, लेकिन ये सब मेन फैक्टर में नहीं आता है। मेन फैक्टर क्रोमोसोम की बात होती है, या फिर मालन्यूट्रिशन है, इम्प्लांटेशन डिफेक्ट है, ये सब कुछ कॉज के कारण जो होता है, या रेडिएशन फैक्टर है, ये सबसे यहाँ पर मोलर प्रेगनेंसी बनता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। अब देखिए, सिम्टम जानने से पहले ये जान लीजिए कि इसमें होगा क्या, कि HCG का लेवल बहुत हाई रहेगा। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स ट्रोफोब्लास्ट से बनता है ना, अब इतना ज़्यादा हाई रहेगा इसका कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो एज होती है उस एज में जो भी सिम्टम होगा, जो साइन मिलेगा, बहुत हाई सिम्टम मिलेंगे। मास का डेवलपमेंट होगा, बहुत सीवियर इनलार्जमेंट यूट्रस, सीवियर इनलार्जमेंट एब्डोमेन, फंडस का जो, तो हर चीज जो है ना इसका आप दवा मिलेगी, ज्यादा मिलेगा इसमें। देखिए तो साइन क्या होगा, पहला तो हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया, इसका सिम्टम मिलेगा पहला। दूसरा, अगर सर्विक्स ओपन रहा तो कुछ ना कुछ मास जो है ना ग्रेप लाइक, अंगूर के जैसा ग्रेप लाइक वहां पर डिस्चार्ज होते रहेंगे, ब्लडिंग भी होती, ब्लड भी डिस्चार्ज होते रहता है यहाँ पे, और वोमिटिंग, एक्सेस वोमिटिंग होती है, एक्सेस, फ्रीक्वेंट मैच्योरेशन, फिर एक्सेस कंस्टिपेशन, एक्सेस गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, एक्सेस गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस, एक्सेस इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, सफोकेशन, जो क्लोजमा है वो ज़्यादा मिलेगी, डार्क, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो जो भी सिम्टम मिलेगा ये सब क्या मिलेगी, हाई इंटेंसिटी का मिलेगा। क्यों, HCG लेवल बहुत हाई रहता है इसमें। चलिए अब बात करते हैं साइन। अगर हम देखेंगे ऐसे मरीज को क्या मिलेगी, देखिए मान लीजिए प्रेगनेंसी में 8 वीक का प्रेगनेंसी है, तो 8 वीक पेल्विक एरिया में रहता है यूट्रस, 12 वीक तक पेल्विक एरिया में रहता है, 12 वीक के बाद धीरे धीरे वह अब्डोमेन के एरिया में आता है। तो नोज प्यूबिस से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको फंडस मिलेगा उस समय। इसमें क्या होगी कि 8 वीक का प्रेगनेंसी होगी और मोस प्यूबिस से ऊपर में फंडस हाइट मिलेगा, पहला तो ये मिलेगी। तो देखेंगे क्या, इनलार्जमेंट देखेंगे एब्डोमेन का ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे। जो फंडस हाइट है, एक नॉर्मल गेस्टेशन वीक से बहुत ज़्यादा इसका अति रहता है, फंडस हाइट मिलेगा, जो यूट्रस का फंडस हाइट है वो ज़्यादा मिलेगी। स्टेथोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड सुनेंगे, मिलेगा ही नहीं, नो फीटल हार्ट साउंड। इसके बाद हम ब्लोटिंग देखेंगे साइन, वो भी नहीं मिलेगा इसमें। तो कोई ऐसा साइन मिलेगा नहीं, सिर्फ तो मास है ना, खूब ग्रोथ करेगा इसमें बॉडी के, इसमें जो एब्डोमेन का साइज होता है। अब नेक्स्ट आते हैं इससे कॉम्प्लिकेशन। देखिए चूंकि ये मास है, अब नॉर्मल इसमें HCG खूब बन रहा है इसमें, तो पेशेंट के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा मिलेगा, जैसे हेमरेज, प्रीक्लेम्सिया, हाइपरटेंसिव डिजॉर्डर्स, इक्लेम्सिया, हाइपरटेंसिव के साथ साथ सीजर डिजॉर्डर भी आने लगता है। इसके बाद एनीमिया होगा पेशेंट में, जो मदर को एनीमिया हो जाएगी। उसके बाद ये सब तो कॉमन होगी, जो वेट होगी अबनॉर्मल, जो बॉडी में स्वेलिंग होगी, पेडल ओडिमा ज़्यादा मिलेगा इसमें। और उसके साथ जो अब्डोमिनल पेन, इसमें कंटिन्यू पेन बना रहेगा पेशेंट को, क्योंकि ऑर्गन यूट्रस का इलाज में ज़्यादा हो रही है। रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत होते रहेगा मरीज को, हर समय टायर्डनेस महसूस होगी हर समय पेशेंट को, वेट ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो ये सब जो होता है ना सिम्टम, जो कॉम्प्लिकेशन है, ये ज़्यादा मिलता है पेशेंट को। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। हम क्या पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे इन्वेस्टिगेशन में। देखिए प्रेगनेंसी है तो पहला तो है कि हम लोग कराते हैं फीटल वेलबीइंग। फीटल वेलबीइंग कराएंगे तो क्या मिलेगा उसमें, कोई मास नहीं, वहाँ पे कोई किस तरह का फीटस का
कोई बॉडी मिलेगा ही नहीं वहाँ पे, ना एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा। वहाँ पे क्या मिलेगा? मोल मिलेंगे, वहाँ पे वेसिकल मिलेंगे फीटल बेबी कराने पे। और अगर हम लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेंगे? गैस्ट्रेशन सैक नहीं मिलेगा, वहाँ पे मास मिलेगा। तो दोनों हम करा सकते हैं, फीटल बेबी भी करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं। बीटा एससीजी कराएंगे, वेरी हाई, बहुत ज्यादा बीटा एससीजी मिलता है, ये भी एक पहचान है इसको जानने के लिए। बीटा एससीजी जांच कराते हैं तो बहुत ज्यादा बीटा एससीजी मिलेगा। इसके बाद बाकी हम लोग कॉम्प्लिकेशन के लिए जांच करा के देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन परसेंटेज देख लेते हैं, ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर देख लेते हैं इसमें हम लोग। तो ये सब जो है ना आप इन्वेस्टिगेशन करा करके देख सकते हैं, और इससे तो एकदम क्लियर रिपोर्ट में हमें आ जाती है। अब बात चलते हैं मैनेजमेंट का, हम लोग क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं मोलर प्रेगनेंसी में। देखिए, सबसे पहला एससीजी बहुत ज़्यादा है, उसका इफेक्ट बॉडी में बहुत ज़्यादा मिल रही है, एक्सेस नोजिया वोमिटिंग है। हमें क्या करना होगा? इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना अगर इन्फ्यूजन नहीं करेंगे तो पेशेंट क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा पेशेंट को। दूसरा, अगर बॉडी का पैरामीटर देखते हैं, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अगर बॉडी में बढ़ा रहता है तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम दवा चलाते हैं, चूँकि प्री क्लेम्सिया में पेशेंट चला जा सकता है। अगर पेशेंट एनीमिक है अगर बाय द वे, तो वहाँ पर लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, फॉलिक एसिड, आयरन उसको देते हैं। इतना तो करते ही हैं, लेकिन मेन काम क्या करते हैं? अब ये मांस को तो हमें निकालना पड़ेगा, DNC करते हैं, डाइलेटेशन क्यूरेट। D&E कब कर सकते हैं? मान लीजिए सपोज दैट सर्विस जैसे क्लोज है, तो सर्विस क्लोज है तो वहाँ पे क्या करेंगे? D&E करते हैं, क्योंकि D&E में क्या होती है? सर्विस को मेडिसिन के द्वारा क्या किया जाता है? उसको डायलेट किया जाता है। तो D&E करेंगे, और D&E से तो D&E कब करते हैं? जब वहाँ पे सर्विस क्लोज रहता है, यहाँ पे पार्शियल बच्चा रहता है तब। और नहीं तो ऐसे DNC जो होती है वो कॉमनेस्ट है, DNC से कर लेते हैं। हाँ, ध्यान देना चाहिए कि कोई फ्रेगमेंट इसका जो है अंदर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन एक चीज होता है कि जो मोल होता है ना, कभी कभी ये यूट्रस के वाल को पेनिट्रेट कर देता है। फिलोपियन ट्यूब में भी क्या होता है? ये चला जाता है, तो इससे फिलोपियन ट्यूब का जो होता है ब्लॉकेज की चांसेस होती है। तो खैर वो तो हम लोग देखते हैं, DNC करते समय हर बात पे ध्यान देना चाहते हैं हम लोग, तो DNE ये करते हैं। अगर जरूरत पड़ता है, अगर मान ली यूट्रस में कभी कभी मायोमेट्रियम अगर इन्वेट कर जाता है, तो उस केस में हमें मजबूरी में क्या करना पड़ता है? हम लोग फिर ये हिस्टेक्टोमी करा सकते हैं। ऐसे जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसे DNC से ही ये काम चल जाता है, DNC से ले लेते हैं। ये चीज होती है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो फिर से मोल बन सकता है, क्योंकि यह जो कि टेंडेंसी हो सकता है इसमें। तो इसलिए क्या होता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए जो कॉज है, जो फैक्टर होता है, उससे हम लोग मेंटेन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि अगला प्रेगनेंसी या फिर इस तरह का टेंडेंसी ना हो, इस तरह घटना ना घटे। जो इसमें गड़बड़ी होती है, जैसे उस ढंग से मैनेजमेंट करते हैं क्या नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, इस प्रेगनेंसी के लिए नहीं। जैसे रेडिएशन से बचना होगा, जो लाइट है, जो लाइट जैसे बताते हैं रेड लाइट है, ऑरेंज लाइट है, ये लाइट सब ज़्यादा एक्सपोज करता है, ये सब एक्सपोज से ज़्यादा ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर होने की चांस होती है। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये सबसे क्या करना होगा? अवॉइड करना होगा। और बाकी जैसे RH निगेटिव का अगर मदर होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? NTD का इंजेक्शन उसको दे देते हैं, क्योंकि NTD के इंजेक्शन से जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस है यह नहीं हो पाता है, जो RH एंटीबॉडी है ये नहीं बनता है। तो ये सब जो है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हम लोग नेक्स्ट प्रेगनेंसी को में सेफ रखने के लिए, मोलर नहीं बने उसके लिए रख सकते हैं। माल न्यूट्रिशन, यहाँ पे क्या होता है कि न्यूट्रिशन को हम लोग मेंटेन करेंगे, विटामिन सप्लीमेंट, फॉलिक एसिड। ये जो होता है हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रेगनेंसी जब मोलर हो जाती है ना, अगला प्रेगनेंसी नहीं मोल हो, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? फॉलिक एसिड रेगुलर वे में उसको हम लोग चलाते हैं, फॉलिक एसिड। क्योंकि फॉलिक एसिड का एक्शन क्या होती है? प्लासेंटा पे बहुत अच्छा एक्शन है। वह क्या करता है? प्लासेंटा को डेवलप कराने में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर DNA का म्यूटेशन जो चेंज कर गया, ऑन्कोजीन अब नॉर्मल हो गई यहाँ पे, इसके कारण ही डिवीजन हुआ था यहाँ पे। अगर वही हम अगर उसके जीन को अगर मेंटेन करवा दें, अगर हाइपर एक्टिव ना हो बाय द वे, तो वह डिजीज नहीं हो सकता है। तो फॉलिक एसिड क्या करती है, और विटामिन B12 तो खैर बाद में चलाते हैं। फॉलिक एसिड क्या करती है कि इसके DNA के म्यूटेशन को अबनॉर्मल होने नहीं देता है, सेल डिवीजन को अबनॉर्मल होने नहीं देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि फॉलिक एसिड जो होता है इसमें हम लोग चलाते रहते हैं, कंटिन्यू कुछ दिन तक देते हैं फॉलिक एसिड, और इसके बाद
नेक्स्ट प्रेगनेंसी से हम लोग बच सकते हैं। तो ये जो होता है ये आपका मोलर प्रेगनेंसी है, इसमें हमें सावधान रखना है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए। इस प्रेगनेंसी के लिए तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ना मेरे हाथ में कुछ है, ना हम इसे कुछ बचा सकते हैं, ना ही फीटस को डेवलप कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रेगनेंसी मोलर प्रेगनेंसी ना हो इसके लिए हम कुछ यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ये था आपका मोलर प्रेगनेंसी। बाकी बातें हम फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।